नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अग्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे गवर्नर जनरल हो चाहे वायसराय हो, उन पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते हैं और प्रश्न की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ मित्रों? तो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जब 1757 में हुआ था तो मित्रों उस समय बता दें कि अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? क्लाइव। और ये वास्तविक विजय नहीं है, धोखे से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मारा गया था, जिससे वास्तविक सत्ता प्राप्त नहीं मानी जाती है कि उनको वास्तविक सत्ता प्राप्त हुई थी। लेकिन प्लासी युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने जिसने ब्रिटिश को अंग्रेजों को नेतृत्व किया था। ब्रिटिश का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में। ठीक है, दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर। यह है 1764 में। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो ने लड़ाई की थी। ठीक है, और यह अंग्रेजों की वास्तविक विजय है। अंग्रेजों की वास्तविक विजय है और यहां पर अंग्रेज भारत को पूरी तरह से बंगाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं और यहीं से धीरे धीरे संपूर्ण भारत में अंग्रेजों द्वारा भारत में पूरी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है कि वो कब्जा करते चले जाते हैं। और इस दौरान जब भारत बंगाल को अपना संपूर्ण आधिपत्य जमा लेते हैं तो करते क्या है, अपने यहाँ पर एक वायसराय की नियुक्ति करते हैं, जिसके जरिए वो बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या करे, बंगाल प्रेसिडेंसी पर अपना नियंत्रण रखे। इस तरीके से अन्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसी भी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो कुल मिला के 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? एक थी बंगाल, एक मद्रास और एक प्रेसिडेंसी थी मुंबई। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना अधिकार किया। वो किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर कहां पड़ता है? बक्सर बिहार में पड़ता है, जबकि प्लासी बंगाल के नादिया जिले में पड़ता है। किस नदी के तट पर है? तो प्लासी गंगा नदी के तट पर है। इन दोनों युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया, तो वहां से अपने एक अधिकारी जो आपकी ब्रिटेन से एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, जो किसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता था? ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहां पर कार्य करता था। तो भारत में सबसे पहली बार गवर्नर नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग को। किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग को। और ये जो वारेन हेस्टिंग था इसको 1772 में, तो भारत का पहली बार, हालांकि वो बंगाल में नियुक्त हुआ था, ठीक है, वो बंगाल का पहला गवर्नर था, लेकिन भारत में नियुक्त होने वाला पहला भी गवर्नर था। ठीक है, तो भारत में नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग को क्या किया गया कि 1774 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और अब ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, मुंबई, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसियों, इन दोनों पर नियंत्रण किसका होगा? तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण कोलकाता प्रेसिडेंसी का होगा, जिसका गवर्नर जनरल किससे बना दिया गया था? वारेन हेस्टिंग को। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। किसकी? द्वैध शासन की शुरुआत की थी। किसने? द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया और इसे 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया? इसे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। अगर हम बात करें कि बनारस की संधि, बनारस
की संधि, बनारस की संधि की बात करें तो बनारस की संधि जो हुई थी 1773 में हुई थी। बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 में। और वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में कोलकाता में हुई। कहां पर? कोलकाता में। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। इसलिए भारत में वारेन हेस्टिंग को न्यायिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में न्यायिक प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो जवाब होगा आपका वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कोलकाता मदरसे की, तो कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। वारेन हेस्टिंग मात्र एक गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाई गई थी। वारेन हेस्टिंग मात्र एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाई गई थी। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की वारेन हेस्टिंग की, और वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 में। इसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया, वो बनाया गया कॉर्नवालिस। भारत में जो पुलिस प्रशासन का जनक या सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। कॉर्नवालिस के द्वारा जो परिवर्तन किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल से एक कर प्रणाली स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कॉर्नवालिस को, ठीक है। यह एक कर प्रणाली है, ठीक है। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के साथ, अगर हम बात करें, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये मित्रों बता दें, अगर आप जब हम लोग पढ़ते हैं मैसूर और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुए हैं, कुल कितने युद्ध हुए हैं? तो कुल 4 युद्ध हुए हैं। अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध हुआ था 1767 में, दूसरा हुआ 1780 में, तीसरा हुआ 90 में और चौथा हुआ 1799 में। तो ये जो 4 युद्ध हुए हैं, इन चारों युद्ध में जो तीसरा युद्ध था वो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। अगर हम बात करें, टीपू सुल्तान ने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो कॉर्नवालिस के साथ की थी। और कॉर्नवालिस ही मात्र एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी कब्र भारत में है, और भारत में कहां पर मित्रों? गाजीपुर में कॉर्नवालिस की कब्र है। इसके बाद जो प्रमुख गवर्नर जनरल बन के आता है, जिसमें नाम आता है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के द्वारा जो शुरू की गई महत्वपूर्ण संधि है वो है आपका सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो सहायक संधि की शुरुआत डलहौजी ने की थी। कब किया था सहायक संधि की शुरुआत? तो 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत डलहौजी के द्वारा की जाती है, जिसमें राज्यों को डलहौजी के जो सोच थी वो बहुत विस्तारवादी सोच थी। डलहौजी का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाए। इसी विलय के अंतर्गत अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो विलय होता है वो विलय होता है आपका हैदराबाद के निजामों का। हैदराबाद के निजाम जिनका विलय हुआ सहायक संधि के तहत 1798 में। अवध का विलय हुआ था 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में सहायक संधि के तहत विलय हुआ था किसका?
आपका अवध का। अगर मित्रों हम बात करें कि सहायक संधि क्या थी, थोड़ा सा चर्चा अगर करें तो सहायक संधि के तहत अंग्रेजों बेलीजली ने कुछ इस तरह के समझौते करने के लिए उन राज्यों पर जो कुछ इस तरह से समझौता करना था, जैसे मान लीजिए कि जो भी भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनेगा उन राज्यों को कुछ शर्तें रखी गई थी कि एक आर्मी रहेगी अंग्रेजों की, साथ ही साथ किसी से भी अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं होगा, मतलब जो कि विदेशी नीति है वो अंग्रेजों बेलीजली जो का मानना था कि वो बिना पूछे ब्रिटिश से बिना पूछे आप किसी से संधि दे सकते, साथ ही साथ जो सेना होगी उसका खर्चा भी उस राज्य को उठाना पड़ेगा, इस तरह से। और बस ये बोलते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये सुरक्षा का दावा किया जाता था। और इसी के तहत सिक्किम का भी विलय हुआ था। ध्यान रखिएगा मित्रों, सिक्किम का विलय भी हुआ था। सिक्किम का विलय भी हुआ था किसके तहत? सहायक संधि के तहत। लेकिन सिक्किम को भारत में मिलाया किसने था? तो सिक्किम को भारत में मिलाया था डलहौजी ने। किसने मिलाया था? डलहौजी ने। तो सहायक संधि हो गई मित्रों। और जो बेलीजली है, बेलीजली के द्वारा एक फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में बनाया गया। कोलकाता में कब बनाया गया? 1800 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि जो लोग भी प्रशासनिक सेवा में चयनित हो जाएंगे उन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कहां पर? कोलकाता के फोर्ट विलियम में। ठीक है। और इसके बाद जो प्रमुख गवर्नर आता है वो आता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। तो पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो पूरे भारत को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से ही, राजा राम मोहन राय की मदद से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। किसका? सती प्रथा का अंत किया नियम 17 के तहत। नियम 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया। किसने सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1930 में ठगी प्रथा का अंत किया। किसका? ठगी प्रथा 1830 में। और ठगी प्रथा के लिए उसने एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। ठीक है। और नरबली प्रथा को भी रोक लगाई थी। नरबली प्रथा पर भी रोक लगाई थी 1833 में। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसके द्वारा ठगी प्रथा, सती प्रथा और नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही, ठीक है, एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसका? विधि आयोग का गठन किया गया 1835 में। और जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को क्या बनाया गया मित्रों? प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अगर हम बात करें, प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष हो गया। ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख नाम आता है वो आता है आपका
चार्ल्स मेटकाफ के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा पहले था। देखिए विलियम बेंटिक के बाद जो आता है, पहले सॉरी विलियम बेंटिक के पहले जो गवर्नर जनरल था वो था चार्ल्स मेटकाफ। भारत में समाचार विलियम बेंटिक के बाद, सॉरी विलियम बेंटिक के बाद जो आता है उसके बाद कई गवर्नर आते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख नाम आता है चार्ल्स मेटकाफ का, जिसे भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किससे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड एलन बरो की, तो लॉर्ड एलन बरो की अगर हम बात करें तो 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। इस पर दास प्रथा पर रोक लगाई थी, लगाई थी किसने? रोक लगाई किसने? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। देन इसके बाद आता है डलहौजी। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसे कहा भी जाता है डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता। डलहौजी के द्वारा जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था या राज्य हड़प की नीति, ठीक है, जो राज्य हड़प नीति जो 1948 से लेकर के 1956 तक जो राज्य हड़प नीति डलहौजी द्वारा लाई गई थी, वो डलहौजी के किए गए सारे कार्यों पर पानी फेर देती है। लेकिन डलहौजी ने भारत को बहुत कुछ प्रदान किया था, और उसके बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल भारत में उसके द्वारा शुरुआत की गई थी। अभी बात करते हैं राज्य हड़प नीति की, तो सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था, और अवध का विलय 1856 में अवध का विलय। ठीक है, इसके बीच कई सारे ऐसे राज्य आते हैं जिनका विलय किया गया था। तो नाम आता है जैतपुर, बिहार का जैतपुर का विलय 1849 में किया गया। ठीक है, इसके बाद बघाट आता है, बघाट का विलय किया गया 1850 में। ठीक है, बघाट का विलय कब किया गया? 18 हिमाचल प्रदेश का ये बघाट है। ठीक है, इसके बाद 52 में आता है उदयपुर का विलय 1852 में किया गया। 1852 में नागपुर का विलय किया गया 1854 में। झांसी नागपुर, ठीक है, नागपुर है। फिर झांसी का विलय हुआ 53 में, झांसी का विलय किया गया 1853 में किया गया, और सबसे अंतिम में जो विलय किया गया अवध का। लेकिन इन सभी जो विलय हैं उनके विरुद्ध विलय किया गया। इसके जो नियम थे ये सब एक नियम के तहत किए गए, जबकि अवध के विलय के समय नियम ही बदल गया। कैसे? यहाँ पर सब उन राजाओं को जिनको खुद का पुत्र नहीं होगा वो गोद नहीं लेंगे, और उनके साम्राज्य को या गोद ले हुए राजाओं के जो साम्राज्य होंगे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए जाएंगे। लेकिन अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, विलय कर लिया गया था, जिसमें जेम्स आउट्रम नाम के अधिकारी ने रिपोर्ट बनाई थी। जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट बनाई थी, कुशासन का आरोप लगा करके इसका विलय कर लिया गया था। और इस तरीके से डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत जो हड़पे गए राज्य है क्रमशः इस प्रकार है। पहला राज्य और ये अंतिम राज्य, बीच में इनका भी विलय किया गया। लेकिन अब डलहौजी के द्वारा जो कार्य किए गए, सराहनीय कार्य किए गए, उन पर भी जरा चर्चा करते हैं। पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, जहां भी जगह लिख दे रहे हैं 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने चलाई गई, पहली बार। ठीक है, अगर हम बात करें विद्युत तार, पहली बार भारत में विद्युत तार जो बिछाया गया वो डलहौजी के समय में ही बिछाया गया 1852 में। विद्युत तार पर बिछाया गया 1852 में। ठीक है, डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार जो है पोस्ट ऑफिस विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, डाक टिकट जारी किया डलहौजी ने। ठीक है, साथ ही साथ भारत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने किया। पीडब्ल्यूडी मतलब लोक निर्माण विभाग, जो सड़क बनाने वाले विभाग है, इसकी स्थापना डलहौजी के शासनकाल में की गई। साथ ही साथ डलहौजी के द्वारा, जो डलहौजी है
वो क्या करता है, कर्नाटक के जो नवाब है उनकी उपाधि क्या करता है, छीन लेता है। और भारत में सिक्किम का विलय भी किसने किया था, जिस सिक्किम को सबसे पहले लॉर्ड वेलिजरी के सहायक संधि के तहत जो है 1817 में भारत में विलय किया गया था, ठीक है। बाद में भारत का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत में अगर विलय पूछे तो विलय डलहौजी ने किया, लेकिन उसने भारत में मिलाया किसने, बाद में भारत का हिस्सा किसने बनाया, तो डलहौजी ने। तो अगर हम बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी के द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार थे, ठीक है। और सिक्किम की अगर हम भाषा की बात करें तो सिक्किम की भाषा नेपाली भाषा है। कैसी भाषा है, नेपाली भाषा है। अगर हम बात करें इसके बाद डलहौजी के शासन काल में ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रस्ताव कब आया था, तो 1855 में। ये प्रस्ताव कौन लेकर आया था, एक महान शिक्षाविद, महिलाओं के लिए तमाम विद्यालय खोलने वाले, संस्कृत, बंगाली, अन्य भाषाओं के प्रकांड विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, जिस द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, जो कि बाद में जब अगला जो गवर्नर जनरल बनकर आएगा कैनिंग, तो उसके समय में वो पास हो जाएगा, लेकिन प्रस्ताव यहाँ पर आ चुका था। और वुड डिस्पैच, डलहौजी के शासनकाल में 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच आया था। कब क्या आया था, वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच कब आया, तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें पहली बार महिलाओं की शिक्षा की वकालत की गई थी, ठीक है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। दो भाग आएंगे। एक भाग में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जो समझा है, इसके बाद जो अगला इसका जो लेक्चर आएगा गवर्नर जनरल का, जिसमें हम पूरी तरह से गवर्नर जनरल को कंप्लीट कर लेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मेरी कोशिश है मैं आप तक पहुंचाऊं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी जो है हेल्पफुल हो जाए और पढ़ने में आपको रुचिकर भी लगे। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।